इनोवेटिव कंसेप्ट है। और समावेशी जो क्लासेस होती हैं, कक्षाएं होती हैं, तो इसमें सामान्य टीचर होते हैं, साथ ही साथ इसमें कुछ विशेष योग्यता वाले टीचर भी रखे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी होगा। सामान्य कक्षा शिक्षक तथा विशिष्ट प्रशिक्षक दोनों होते हैं, ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों की त्रुटि या गलती का पता लगाने के लिए हम कौन सा परीक्षण यूज करते हैं या सबसे उपयुक्त होता है। तो छात्रों की त्रुटियों का मापन करने के लिए हम नैदानिक परीक्षणों का उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, नैदानिक परीक्षण। वहीं उपलब्धि परीक्षण होते हैं तो छात्रों की विगत जो प्रीवियस क्लासेस में उनकी जो अचीवमेंट रही है या उनका जो प्रीवियस नॉलेज है उसकी जांच करने के लिए हम उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है तथा मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो बालक की बुद्धिलब्धि क्या होगी। इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स उसमें ध्यान में रखना है, जो आईक्यू निकालने का सूत्र होता है, आईक्यू निकालने का सूत्र होता है वो MA अपान CA होता है, और इसको हम 100 से गुणा करते हैं। तो MA यहाँ पर मेंटल एज होती है और CA जो होती है वो क्रोनोलॉजिकल एज होती है। तो क्वेश्चन है इसमें बच्चे की जो वास्तविक आयु है वो 8 वर्ष है, अर्थात CA है जो 8 वर्ष है, और मानसिक एज जो है वो 10 वर्ष है। तो 10 अपान 8, 10/8 इंटू 100। जब हम इसको गुणा भाग करते हैं तो पाते हैं कि इसका जो बच्चे की आईक्यू आएगी वो 125 आएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अध्यापक की किस गुणवत्ता के फलस्वरूप अधिगम में वृद्धि होगी। पेडागोजिकल क्वेश्चन है और इसमें 4 विकल्प हैं, संप्रेषण योग्यता, अभिप्रेरणा योग्यता, मार्गदर्शन की योग्यता और शारीरिक व्यक्तित्व। तो अधिगम में वृद्धि के लिए या क्लासरूम टीचिंग को हम किस तरीके से इफेक्टिव बना सकते हैं। तो जब हम देखते हैं क्लासरूम टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, वैसे तो यहाँ पर संप्रेषण योग्यता भी अति आवश्यक होती है, साथ ही साथ अभिप्रेरणा योग्यता का होना भी जरूरी है, और मार्गदर्शन की योग्यता भी होनी चाहिए, और शारीरिक व्यक्तित्व भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन जब इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं तो इनमें हमें मोस्ट सुइटेबल आंसर तलाशना होता है। तो मोस्ट सुइटेबल आंसर जब हम देखते हैं तो इन चारों विकल्पों में जो संप्रेषण योग्यता होती है वो महत्वपूर्ण होता है, जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, निर्धारण मापनी जिसे रेटिंग स्केल कहते हैं, और केस स्टडी। तो व्यक्तित्व मापन की आपको बता दें कि 3 प्रकार की विधियां प्रचलन में हैं, सब्जेक्टिव मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड और प्रोजेक्टिव मेथड। जब सबसे बेस्ट तकनीकी की बात करते हैं तो प्रोजेक्टिव मेथड होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन ये है कि वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी होती है। तो ध्यान में रखना है, रेटिंग स्केल, निर्धारण मापनी जो होती है वो वस्तुनिष्ठ विधि होती है। वहीं अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि और केस स्टडी ये आत्मनिष्ठ विधियां होती हैं, जिनको हम अंग्रेजी में सब्जेक्टिव मेथड कहते हैं। तो ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक समावेशी कक्षा कक्ष को सही आकार देने के लिए एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान में रखना है, क्या नहीं करना चाहिए। इंक्लूसिव क्लास में शिक्षक को अपने विषय में पारंगत होना चाहिए, छात्रों की व्यक्तिगतता का सम्मान करना चाहिए, शिक्षक को छात्रों के प्रति सख्त तथा रूढ़वादी दृष्टिकोण रखना चाहिए, शिक्षक को सहगामी क्रियाओं में रुचि लेनी चाहिए। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। तो पहला विकल्प है शिक्षक को अपने विषय में पारंगत होना चाहिए। निश्चित रूप से हमें अपने विषय का में पारंगतता होनी चाहिए, हमें उसकी पूर्ण जानकारी होना चाहिए। छात्रों की जो निजता होती है उसका हमें सम्मान करना चाहिए, शिक्षक को छात्रों के प्रति सख्त तथा रूढ़वादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। तो यह गुण नहीं होना चाहिए, ये अवगुण है, गुण नहीं है, निगेटिव है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, छात्रों के प्रति सख्त तथा रूढ़वादी दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कोहल वर्ग ने
नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखना है। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं, और ये भी ध्यान में रखना है, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 चरण बताए हैं। चरण बताए हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर नैतिक विकास के स्तर पूछे जा रहे हैं, तो 3 हैं। अगर क्वेश्चन होता कि कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के कितने चरण बताए हैं, तो हमें ध्यान में रखना होता है कि 6 चरण हैं और 3 स्तर हैं, तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक अध्यापक का अपने विद्यार्थियों को सिखाने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अच्छा व्याख्यान देकर, मॉडल दिखाकर, शिक्षण में ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग करके, शैक्षिक भ्रमण के द्वारा। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखना है कि एक अध्यापक के लिए एक अच्छा व्याख्यान देना भी जरूरी होता है। अच्छा व्याख्यान देकर भी हम कंटेंट को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं और छात्रों के मस्तिष्क में आसानी से उसे प्रवेश करा सकते हैं। दूसरा है, मॉडल दिखाकर भी हम जो कंटेंट होता है, विषय वस्तु होती है, उसको स्पष्ट करते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग करके भी हम जो सूक्ष्म जानकारी होती है या सूक्ष्म कंटेंट होता है, उसको बड़ा करके उसे दिखा सकते हैं, शैक्षिक भ्रमण के द्वारा भी। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें जैसा कि मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया था कि मोस्ट सुइटेबल आंसर को हम देखते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि शैक्षिक भ्रमण जो होता है वो छात्रों को बिल्कुल लाइव जानकारी प्रदान करता है, और ये सबसे महत्वपूर्ण टीचिंग मटेरियल होता है शैक्षिक भ्रमण। तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ने की अक्षमता, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, गणित संबंधी अधिगम अक्षमता। तो ध्यान में रखना है कि जो पढ़ने की अक्षमता होती है, जिसे हम पठन दोष कहते हैं, एक डिसलेक्सिया होती है, तो इसको इस तरीके से मिलान कर सकते हैं, डिसलेक्सिया। गणित संबंधी अक्षमता होती है वो डिस्कैल्कुलिया होती है, और डिस्फेसिया मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता होती है, और लिखने की अक्षमता डिस्प्रैक्सिया होती है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। थर्ड ए हो जाएगा आपका। फोर्थ बी हो जाएगा, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता डिस्फेसिया। और फर्स्ट सी हो जाएगा, लिखने की अक्षमता डिस्प्रैक्सिया। और सेकेंड का आपका डी हो जाएगा, सेकेंड का आपका डी हो जाएगा, डिस्कैल्कुलिया गणित संबंधी अधिगम अक्षमता होती है। ये लर्निंग विकार होते हैं, सीखने संबंधी विकार होते हैं, तो ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर आपका बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो जो सतत व्यापक मूल्यांकन होता है, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, इसमें हमारा जो होता है वो शैक्षिक क्षेत्र के साथ साथ जो सह शैक्षिक क्षेत्र होता है उसका भी मूल्यांकन किया जाता है, अर्थात पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं होती हैं विद्यालय में, उन सबका मूल्यांकन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो उसका राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 से 12 वर्ष की अवस्था कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। तो जो मनोवैज्ञानिकों ने जो क्लासिफिकेशन किया है ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेजेज का, उनमें जो शैशवावस्था होती है वो 0 से 5 ईयर्स तक होती है। उत्तर बाल्यावस्था होती है वो 9 से 12 साल तक चलती है।
किशोरावस्था जो होती है टीन एज कहलाती है, जो 13 to 19 चलती है, और पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वो 7 से 12 वर्ष तक होती है। तो ध्यान में रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तत्परता का नियम का संबंध है। थॉर्नडाइक ने सीखने के 5 नियम बताए थे, तीन मुख्य नियम बताए थे, 5 गौड़ नियम बताए थे, टोटल 8 नियम बताए थे। तो सीखने के जो मुख्य 3 नियम बताए थे उनमें से एक नियम था तत्परता का नियम। और थॉर्नडाइक ने सीखने की जो थ्योरी दी थी वो प्रयत्न एवं त्रुटि थ्योरी दी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुझाव ग्रहणशीलता किस अवस्था में सर्वाधिक पाई जाती है? ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए अवस्थाएं हैं, किशोरावस्था जो होती है टीनेज कहलाती है, ये दिवा स्वप्न की अवस्था कहलाती है, बच्चे डे ड्रीमर होते हैं। उत्तर बाल्यावस्था जो होती है 9 से 12 साल की होती है, इसमें बच्चे मेच्योरिटी की ओर आगे बढ़ते हैं, उनमें रिफ्लेक्टिव चिंतन धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। और जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वो 6 से 9 वर्ष तक होती है, 9 वर्ष तक। तो इस अवस्था में सुझाव ग्रहणशीलता सर्वाधिक पाई जाती है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का मानना है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी क्या होती है? जन्मजात योग्यता है, मानसिक योग्यता है, परंपरागत योग्यता है, प्रश्न को हल करने की क्षमता है। तो जब हम क्रिएटिविटी का अध्ययन करते हैं तब हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो क्रिएटिविटी होती है वो सभी बच्चों में कुछ ना कुछ मात्रा में पाई जाती है, सभी बच्चों में क्रिएटिविटी होती है। वहीं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन वो होते हैं जिनमें क्रिएटिविटी की मात्रा अधिक होती है। तो क्रिएटिविटी जो होती है मनोवैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि ये जन्मजात और मानसिक योग्यताओं का मिश्रण होती है। तो लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सृजनात्मकता एक है, जन्मजात योग्यता, मानसिक योग्यता, परंपरागत योग्यता, प्रश्न को हल करने की क्षमता। सभी इसमें विकल्प जो हैं कुछ ना कुछ मात्रा में क्रिएटिविटी की ओर इंगित करते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि मनुष्य जो होता है वो कुछ विशेष योग्यताएं लेकर जन्मजात रूप से पैदा होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जन्मजात योग्यता होगा। क्रिएटिविटी एक जन्मजात योग्यता होती है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की जिज्ञासा कहलाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिवृत्ति, रक्षा युक्ति, भाव, आत्म संप्रत्यय। तो जब हम देखते हैं बालक जिज्ञासु होते हैं, उत्तर शैशवावस्था और बाल्यावस्था में जिज्ञासाएं बच्चे की चरम सीमा पर होती हैं, सभी बच्चे जिज्ञासु होते हैं। तो जिज्ञासा होती है बच्चों की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पर स्वाभाविक प्रवृत्ति का कोई विकल्प नहीं है। अभिवृत्ति एटीट्यूड अलग कंसेप्ट होता है, और रक्षा युक्ति जो सेफ्टी मैकेनिज्म होता है वो अलग कंसेप्ट होता है। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो भाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,